जो बाइडेन के दौर का आगाज़ हो गया, ट्रंप के दौर का इख्तिताम हो गया। जो बाइडेन ने अब से कुछ देर पहले हल्फ उठा लिया है, खिताब भी किया, जमहूरियत की जीत भी से कहा। पाकिस्तान के हवाले से ये मामलात कैसे रहेंगे? हमारे साथ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, ट्रंप रुखसत हुए और ज़ाहिर ट्रंप का जो दौर था वो एक अनसर्टन दौर था। कभी भी ट्वीट में कुछ कह दें, बात कुछ करें, कमिटमेंट कुछ करें, पॉलिसी कुछ और नज़र आए। जो बाइडेन पाकिस्तान के साथ डील करते रहे हैं कोई 40 साल से, साथ में पाकिस्तान की सियासी जमातों, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, सबके साथ उन्होंने डील किया है। डेमोक्रेट्स की हुकूमत आई है, आप बतौर वज़ीर ख़ारजा 2008 में डील कर चुके हैं, अब आप फिर वज़ीर ख़ारजा हैं। आप कोई शिफ्ट देख रहे हैं? आपको लगता है कोई कुछ बदलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आज प्रेसिडेंट जो बाइडेन का खिताब था, आप देखें कि उनका जो खिताब था उन्हें एहसास था कि आज अमेरिका एक बटी हुई कौम है और उन्होंने उस कौम को यकजा करने की एक कोशिश की है और कहा है कि जिन्होंने मेरा साथ दिया मैं उनका भी सदर हूँ, जिन्होंने मेरी मुखालफत की मैं उनके हकूक़ का भी दफ़ा करूँगा। उन्होंने कहा कि हमारे चैलेंजेस हैं, अगर हमने उन चैलेंजेस का मुकाबला करना है तो हमें मिल के करना होगा। और फिर उन्होंने चैलेंजेस की निशानदेही की और कहा कि अगर ये कोविड-19 का चैलेंज है, इससे हम मिलकर ही इससे आज़मा हो सकते हैं। तकसीम कौम जो है वो इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकती। और आपने देखा हालिया दिनों में जो वहाँ रेसिज्म था, जो अमेरिकन ड्रीम से बहुत से लोगों का जो ख्याल था कि कौम हट रही है, आइसोलेशन की तरफ जा रही है, उससे उन्होंने इशारा किया कि मैं कौम को निकालूंगा। उसने कहा कि मैं अपने अलायंसेस को रिपेयर करूंगा, मैं दुनिया से इंगेज करूंगा। अब पाकिस्तान को वो पूरी तरह जानते हैं, पाकिस्तान वो आ चुके हैं, फॉरेन रिलेशंस कमेटी में उन्होंने बहुत वक्त गुजारा है और खारजा अमूर पर उनकी नज़र भी है, उनकी महारत भी है। लेकिन एक चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि इन 4 सालों में जब वो इक़्तिदार से बाहर थे, दुनिया में तब्दीली आई है, इस खित्ते में तब्दीली आई है और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। और मैं पुरुमीद हूँ कि इस नई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम इंगेज करेंगे, इनसे राब्ते करेंगे। और आज ही मैंने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेजिग्नेट हैं एंथनी ब्लिंकन, उनको मैंने ख़त लिखा है और मैंने वाज़े पाकिस्तान की जो नई सोच है और पाकिस्तान की जो नई अप्रोच है उसके बारे में मैंने उसका जिक्र किया है। मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक अच्छी गुफ्तगू का आगाज़ हो सकता है। और शाह साहब, क्योंकि 4 साल के जो ट्रंप का पीरियड था उससे पहले भी बतौर वीपी इक़्तिदार में रहे हैं बाइडेन, और जो पाकिस्तान का पिछला डेमोक्रेट्स के साथ एक्सपीरियंस है उसमें उतार चढ़ाव बहुत था। आपने भी बतौर वज़ीर ख़ारजा देखा, रेमंड डेविस का वाक़या हो, सलाला, और फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात का भी उस ज़माने में सिलसिला शुरू हुआ। तो जो ये एक इंतज़ामिया की तब्दीली है, सदर की तब्दीली तो है ही, रिपब्लिकन से दोबारा डेमोक्रेट्स आए हैं, उसमें आपको लगता है जो पिछले 8 साल थे ट्रंप के 4 साल से पहले, उसमें जो उतार चढ़ाव था अब वही देखा जाएगा या आपके ख्याल में एक बेहतरी देखी जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं? देखिए, मेरी यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने जो आज ख़त लिखा है उस ख़त में मेरा जो बुनियादी नुक्ता ये है कि आज का पाकिस्तान पिछले 4 साल के पाकिस्तान से मुख्तलिफ है। हमारी सोच में, हमारी ज़रूरियात में तब्दीली आ गई है। आज हम क्या कह रहे हैं? आज हम एक पार्टनर्स ऑफ पीस का जो है हम उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और वो देख रहे हैं। और उन्होंने एक्नॉलेज किया है जो अभी हेयरिंग हुई थी इनकी सेक्रेटरी ब्लिंकन की, उन्होंने कहा कि हमने नोटिस किया है और पाकिस्तान की जो एक मुस्बत तब्दीली है अफ़गानिस्तान के अमन को आगे बढ़ाने में, हम उससे तस्लीम करते हैं। और उन्होंने कई मुस्बत बातों का इशारा किया। तो मैं समझता हूँ कि एक नया
इम्कान मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरियात बदल चुकी हैं। पाकिस्तान इस खित्ते में अमन चाहता है, इस्तेहकाम चाहता है। हम समझते हैं कि हमें फोकस करना है अपनी माशी तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ। हमने अपने इदारों की इस्लाह करनी है, हमने लोगों को इंसाफ पहुँचाना है, हमने लोगों की जो हालत ज़ार है उसमें बेहतरी लानी है। वो मुमकिन नहीं है जब तक इस खित्ते में अमन नहीं होगा, इस्तेहकाम नहीं होगा, और ये हमारी कोशिश है। और इंशाअल्लाह बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे उनके एजेंडे में और हमारे एजेंडे में कॉमनैलिटी है, तो उस कॉमनैलिटी को हमने आगे लेके बढ़ना है। कुछ इश्यूज़ में उनकी सोच और हमारी सोच में एक गैप होगा, और उसको कम्युनिकेशन के ज़रिए, गुफ्तगू के ज़रिए उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश भी करेंगे। और शाह साहब, जो 4 साल पहले मामलात थे जिसमें ज़ाहिर अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का किरदार था, ओबामा इंतज़ामिया उसको एक बिल्कुल अलग अंदाज में देख रही थी, क्रिटिकल भी थे पाकिस्तान के हवाले से, जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उतार चढ़ाव था, इल्ज़ामात का सिलसिला भी होता था, पनागाहों के हवाले से बात होती थी। आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान पिछली इंतज़ामिया को ये कन्विंस करने में कामयाब हुआ था कि हमारा किरदार जी अलग है और आप उसको उसी तरीके से देखिए, ये इंतज़ामिया भी उसके तसलसल में रहेगी? मैं समझता हूं कि ये हमारे अपने पे इंसार है। अगर हमारी सोच मुस्बत है और जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं और जिस तब्दीली का मैं इशारा कर रहा हूं वो दयानतदारी से हम उस पर अमल पैरा रहते हैं, तो मुझे कोई वजह दिखाई नहीं देती कि ये इंतज़ामिया उसको ना समझ पाए। और शाह साहब, ट्रंप भी दावा बहुत ज़्यादा करते थे कि जी मेरी मोदी से भी बहुत ज़्यादा दोस्ती है, मैं उनसे भी बात करूंगा और मैं दरमियान में मीडिएशन भी करा सकता हूं। अमली तौर पर कुछ हुआ नहीं, पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से मुसलसल आवाज़ उठाता रहा। कुछ अलग देखेंगे आपके ख्याल में बाइडेन के आने के बाद? वो इस खित्ते को समझते हैं, पाकिस्तान को समझते हैं, भारत को समझते हैं? देखिए, इस पे तो कोई शक नहीं कि आज चाहे रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों, हिंदुस्तान के बारे में तकरीबन एक बाय पार्टिजन अप्रोच मौजूद है। लेकिन जो चीज़ सोचने वाली है और जिसको हमें जिस पर गौर करना चाहिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा जोर रहा है इंसानी हकूक़ पर, ह्यूमन राइट्स पर। और आज मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, जहाँ तक इंसानी हकूक़ की पामाली का ताल्लुक़ है, ये काबिले ज़िक्र भी है, काबिले गौर भी है। और जिन वैल्यूज़ की, जिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की उनने बात की है, अगर उसको वो लेकर आगे बढ़ते हैं तो फिर वो जो मिलिट्री सीज है, वो जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है, जो लोगों की रसाई जो महदूद कर दी गई है, जो लोग जेलों में पड़े हैं और उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा, उन पे जो फेक वहाँ जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं, उनकी नज़र इस पर पड़नी चाहिए। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे कम से कम यहाँ कश्मीरियों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और जिस वो कैद में और जिस तकलीफ़ में है, उसमें अगर कोई हम रिलीफ में हमें कामयाबी मिलती है तो ये एक पेशरफ्त होगी। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरीके से मामलात आगे चल सकते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और उसके बाद आपके सामने एक दिलचस्प मामला रखेंगे। ब्रॉडशीट के मामले के बाद ऐसा लग रहा है कि हर कोई किसी दूसरे से पैसे मांग रहा था, अपना कमीशन चाहता था। पाकिस्तान में पैसे वापस लाना कौन चाहता था? एक और हक़ाइक़ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद। ब्रॉडशीट के तनाज़े ने एक स्कैंडल की शक्ल इख्तियार कर ली है और आज जो मालूमात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उससे वाज़े होगा कि हर एक को अपना अपना हिस्सा चाहिए था। पाकिस्तान के अवाम का पैसा लाना किसी के तरजीह नहीं थी। दिन ब दिन जो तफसीलात सामने आ रही हैं, इससे वाज़े तौर पर लग रहा है कि ब्रॉडशीट के साथ पाकिस्तानी हुकाम का मुआहिदा ही एक मशकूक अंदाज में हुआ, एक मशकूक शख्स के जरिए हुआ। पाकिस्तान को मिला कुछ नहीं, मगर एहतसाब के नाम पर शुरू होने वाला है मुआहिदे का नतीजा पाकिस्तान पर अरबों रुपए के जुर्माने की सूरत में निकला। और कावे मूसवी, जिसने एक दिवालिया होने वाली ब्रॉडशीट का फायदा उठाया, उसने पाकिस्तान से करोड़ों डॉलर्स वसूल किए। सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता कई दिनों से कावे मूसवी इंटरव्यूज़ देते रहे, खुद को एक हीरो के तौर पर पेश करते रहे, पाकिस्तानी अवाम का खैरख्वाह के तौर पर पेश करते रहे और उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, जिसमें से एक दावा यह था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब ब्रॉडशीट और हुकूमत के दरमियान एक मुजव्वज़ा
मुआवजा मुआहदे पर बहस चल रही थी तो पाकिस्तान से किसी जनरल मलिक ने मुआहदे के बदले में उनसे हिस्सा मांगा। मगर अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो ना सिर्फ हैरानकुन हैं बल्कि वो खुद कावे मुसवी के किरदार पर भी सवालात उठा रही हैं। आपके सामने तफसील के साथ ये मामला रखेंगे, मगर उससे पहले आपको बता दें कि जफर क्यूसी लंदन में एक वकील हैं जिनकी अपनी एक वेबसाइट भी है और उस वेबसाइट के मुताबिक एसेट रिकवरी से मुतालिक भी महारत रखते हैं। और गुज़िश्ता हफ्ते हमने आपके सामने ये तफसीलात रखी थी कि किस तरह जफर अली क्यूसी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान समेत कई वुज़रा से मिलते रहे। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर से मिले, वफाकी वजीर असद उमर से मिले, अटॉर्नी जनरल और वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम से मिले। शहजाद अकबर ने और फिर खुद वजीर आज़म ने इन मुलाकातों की तस्दीक भी कर दी। 2018 में ये मुलाकातें होती हैं और बाद में कावे मूसवी दावा करते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत से मुआहिदा इसलिए नहीं हो सका क्योंकि एक शख्स ने अपना नाम जनरल मलिक बताकर अपना हिस्सा मांगा। मगर अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो ये हैं कि कावे मूसवी ने जफर अली क्यूसी को सेटलमेंट के बदले में खुद एक रकम की पेशकश की। 2018 में जफर अली क्यूसी और कावे मूसवी के दरमियान क्या बातचीत हुई, हमने दस्तावेजी तफसीलात हासिल कर ली हैं जिस पर जफर अली क्यूसी, शाहिद इकबाल और डॉक्टर पक्स के दस्तखत हैं और उन्होंने ये दस्तावेजात कावे मूसवी के इल्जामात के जवाब में जारी की हैं। अगस्त 2018 को कावे मूसवी ने जफर अली को मैसेज किया कि मुझे मिलने वाला जुर्माना $1 अरब से ज्यादा का होगा, वरना मैं पाकिस्तान के तैयारों को जब्त कर लूंगा और ये इमरान खान की नई शुरू होने वाली हुकूमत के लिए एक शर्मिंदगी की बात होगी। कावे मूसवी ने इसी दिन एक मैसेज किया कि मेरा अवार्ड $1 अरब से जायद का होगा, अगर आप उसे इसी लेवल पर तय करा देते हैं तो मैं आपको $10 करोड़ दूंगा ताकि ऑपरेशन सेटअप किया जा सके या वो कुछ किया जा सके जो वो करप्शन से लड़ने के लिए करना चाहते हैं। 24 दिसंबर 2018 को कावे मूसवी ने जफर अली को मैसेज किया कि आप इस सूरत हाल से अपने लिए फौरी रिटायरमेंट का पैसा निकलवा सकते हैं, मैं आपको फौरी तौर पर $2 मिलियन दे सकता हूं और अगर आप नैब के जरिए उनके वकला को 31 दिसंबर को होने वाली समाअत के बदले बाहिमी रजामंदी से $50 मिलियन की सेटलमेंट पर राजी कर लें तो फिर मैं और आप सिंगापुर, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका में शरीफ के बैंक अकाउंट्स के हवाले से आगे बढ़ सकते हैं। 25 दिसंबर को जफर अली क्यूसी ने मूसवी से कहा कि मुझे इस हवाले से बाज़ाब्ता हिदायत नहीं मिली है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत जो भी करती है उसमें काफ़ी सुस्त होती है, मुझे जब भी हिदायत मिलेंगी तो मैं आपके उठाए गए मामलात पर तवज्जो दे सकता हूँ। कावे मूसवी ने फिर 27 दिसंबर 2018 को जफर अली को मैसेज किया कि आपके लिए इसमें $2 मिलियन हैं, इस हवाले से सोचें। 28 दिसंबर को जफर अली ने कावे मूसवी को जवाब दिया कि मैं इस वक्त दुबई में एक असल केस के हवाले से मौजूद हूँ, पाकिस्तानी हुकूमत ने अभी तक मुझे कोई हिदायत जारी नहीं की है, इस बात को समझना मुश्किल है कि पाकिस्तानी हुकूमत क्या करती है और क्यों करती है, जब मुझे अहकामात मिलेंगे तब ही मैं इस हवाले से कुछ कर सकता हूँ। तो फिर कावे मूसवी ने जफर अली को फिर मैसेज किया कि एक कारोबारी बनो जफर, तुम्हारे दरवाजे पर इस किस्म के मौके हर रोज नहीं आएंगे और अगर तुम इस तरह अहकामात लोगे तो मैं कोई रकम अदा नहीं कर पाऊंगा। इस अहकामात लेने की बकवास से बाहर निकलो और एक ऐसी दुनिया में आओ जहां असल में पैसे बनते हैं, या तुमने इस हवाले से हार मान ली है, तुम्हारा असल केस तुम्हें इसी साल रिटायरमेंट नहीं दे पाएगा। ये 2018 को जफर अली क्यूसी और कावे मूसवी के दरमियान होने वाली बातचीत के मखसूस हिस्से हैं। इसमें मजीद क्या बातें की गई इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर जफर अली जिन्हें कावे मूसवी सेटलमेंट के लिए लाखों डॉलर्स की ऑफर दे रहे थे, वो जफर अली क्यूसी इस दौरान वजीर आजम से मिले और वजीर आजम के मुताबिक जफर अली क्यूसी ने उनसे जो असासे हैं, जो जायदादें होंगी, उस हवाले से अपने हिस्से की बात की। एक दफ़ा मुझे आके कोई आदमी मिला, उसने कोई जफर कोई था कि मैं जी वो तो, और उसने हमें कोई नहीं कहा वो ब्रॉडशीट का है। हाँ। उसने कहा कि मैं ये जो आपके एसेट्स पड़े हुए हैं, और उसने हमें कोई गिनाए, मैं भूल गया उसने $20 अरब कहा था या कितने कहा था, या शायद ज़्यादा इसे कहा, मुझे भूल गया। तो उसने कहा कि आपके एसेट्स बाहर पड़े हुए हैं तो मुझे एक्सक्लूसिव राइट दे दो कि मैं ये एसेट्स डिस्कवर करूँ और मुझे पैसे एक परसेंटेज। वो जो जफर आदमी मिला था उसने नहीं मुझे कहा था वो ब्रॉडशीट का है। ये तो अब कह रहे हैं, अब मेरे ख्याल में मुसावी कह रहे हैं, जहाँ तक मुझे मीडिया से पता चला है। हाँ। कि कोई कांटेक्ट हुआ था, कांटेक्ट तो जफर आदमी का हुआ था, इसने हमें कभी नहीं कहा कि ये ब्रॉडशीट से है। यानी जफर अली क्यूसी के मुताबिक कावे मूसवी ने उन्हें रिश्वत की ऑफर की, वजीर आजम पाकिस्तान के मुताबिक जफर अली ने अपना हिस्सा मांगा। कावे मूसवी के मुताबिक इस सब के दौरान उन्होंने ब्रॉडशीट और नैब के दरमियान होने वाला नया मुजवजा मुआहिदा पाकिस्तान को भेजा, तो मुआहिदा लेकर एक जनरल मलिक नामी शख्स उनके पास आ गया, बरतानिया आ गया और मुआहिदे की मंजूरी के लिए उसने अपना हिस्सा मांगा।
The gentleman who came to see me, he was a military man. जो शख्स मेरे पास आया उसने कहा वो मिलिट्री से हैं और अपनी शनाख्त नहीं दे सकते क्योंकि इंटेलिजेंस के लोग अपना नाम नहीं जाहिर करते। मगर मैंने कहा कोई सबूत दिखाइए, तो उसने सबूत के तौर पर नैब के डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसमें वो मुआहदे का ड्राफ्ट भी था जो हमने हुकूमत पाकिस्तान को भेजा था, क्योंकि दरमियान में एक ऐसा वक्त आया था कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमसे नए मुआहदे की बात की थी जो हमने भेज दिया था। मगर उस शख्स से 10 मिनट की गुफ्तगू के बाद उसने कहा कि आपको तो इस मुआहदे से $200 मिलियन का फायदा होगा, क्योंकि अगर $1 अरब मिलते हैं तो इसमें 20% का आपको $200 मिलियन मिलेगा। फिर उसने कहा इस $200 मिलियन का आधा हमें मिलना चाहिए। तो मैंने पूछा किसे? तो उसने जवाब दिया जो लोग आपसे ये मुआहदा कर रहे हैं। I said the people who are giving this contract. सब अपने अपने हिस्से के लिए मसरूफ़ थे, तो पाकिस्तानी कौम का पैसा वापस लाने का कौन सोच रहा था? और ज़ाहिर है फिर पाकिस्तानी कौम का पैसा वापस आया भी नहीं, बल्कि अरबों रुपए पाकिस्तान ही को देने पड़ गए। साथ ही वो जर्नैल कौन था जिन्होंने कावे मूसवी से अपना हिस्सा मांगा? इस हवाले से वज़ीर आज़म ने 15 जनवरी को कहा कि हम ब्रॉडशीट से बाज़ाब्ता मालूमात देने के लिए कहेंगे। हम इसको कहने लगे हैं ये ब्रॉडशीट वाले को कि हमें पूरी डिटेल्स दें। अब ऑफिशियली गवर्नमेंट अब मांगेगी इनसे पूरी डिटेल्स अब बताएं, क्योंकि अभी तक तो मीडिया पे चल रहा है ना जी। हम अब इससे पूरी डिटेल्स मांगेंगे कि हमें बताएं कि क्या हुआ, कौन मिला, कब मिला। ऑफिशियली फिर हमारे पास पूरा पता हो कि हमें तो नहीं पता ये कह रहे पैसे मांगे। मगर दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म के इस बयान से एक दिन पहले उनके मुशीर बरा एहतसाब शहजाद अकबर ने हमारे प्रोग्राम में ही बताया था कि रिश्वत मांगने के हवाले से मौसूफी की शिकायत उन्हें मौसूल हुई थी और उन्होंने इंक्वायरी करके मौसूफी को आगाह भी कर दिया। ये कौन जनरल मलिक है जो कावे मूसवी से मिला जब उसने $1 अरब के अकाउंट का बताया और उसका जो 20% का शेयर बनता था उसमें से रिश्वत मांगी कि जी मेरा भी कट बनता है? ये कौन क्योंकि वो कहते हैं कावे मूसवी के मैंने फौरन पाकिस्तानी हुकूमत को बता दिया था। ये जनरल मलिक एलिजिडली कौन है इसका हमें कोई इल्म नहीं है, क्योंकि जिस वक्त ये इंफॉर्मेशन रिले की गई थी थ्रू देयर लॉयर्स टू आवर लॉयर्स जो हुकूमत पाकिस्तान के वकला थे, तो उसके जवाब में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे इंटरनली चेक करने के बाद, बिकॉज उसमें इसने ये लिखा था कि नैब का रिप्रेजेंटेटिव बन के कोई शख्स इनको मिला है एलिजिडली जिसने इनसे कोई रिश्वत भी मांगी है। हमारी तरफ से हमारे लॉयर्स ने फिर इसका एक जवाब भी दिया उनको और ये बताया कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमारी यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है और जो हमने तहकीक की है उसके मुताबिक कोई शख्स भी ऑथोराइज नहीं था कावे मुसावी से मिलने के लिए या उससे कोई भी निगोशिएट करने के लिए, और ना ही कोई ऐसा डेलीगेशन या कोई ऑफिशियल यहाँ से नैब से गया और उससे मिला। अब वो कौन शख्स था क्या नहीं था, अब इसको जज करने के लिए तो इंटरनली यहाँ से करके उनको उस वक्त बता दिया गया। यानी वज़ीर आज़म को पता ही नहीं कि जिस हवाले से वो मौसूबी से बाज़ाब्ता तफसीलात मांगने की अब बात कर रहे हैं वो तफसीलात पहले ही मौसूबी पाकिस्तानी हुक्काम को 2 साल पहले दे चुके हैं और शहजाद अकबर के मुताबिक पाकिस्तान ने इसका जवाब भी दे दिया था। अब दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ और मौसूबी के दरमियान एक मुजव्वज़ा मुआहदे पर जो बहस चल रही थी वो $1 अरब के अकाउंट से मुताल्लिक थी और इस हवाले से मौसूबी के दावे के मुताबिक खुद को पाकिस्तानी जर्नैल जाहिर करने वाले शख्स ने उनसे कहा कि $1 अरब से 20% हिस्सा आपको मिलेगा, उसमें से आप मेरा हिस्सा देंगे तो मुआहदा होगा। मगर पाकिस्तान में कल ही काबीना के इजलास में फैसला हुआ है कि ब्रॉडशीट के मुआहदे से मुताल्लिक एक कमेटी बनेगी जिसमें एक साबिक जज, अटॉर्नी जनरल, FIA अफसर और वज़ीर आज़म के नामजद करदा वकील शामिल होंगे। ये कमेटी पता लगाएगी कि इस पूरे मामले में किस किस ने फ़ायदा हासिल किया और किस किस ने फ़ायदा दिया। ये मामला तो कावे मूसवी के किरदार, हिस्सा मांगने वालों और मौजूदा हुकूमत के रवैये तक महदूद था, मगर पाकिस्तान से ब्रॉडशीट का मुआहदा करवाया किसने, वो कौन शख्स था और उसने जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान से क्या क्या फ़ायदे हासिल किए और नैब के इल्म में होते हुए क्या क्या फ़ायदे हासिल किए, ये अपने आप में एक अलग हैरानकुन और अफसोसनाक कहानी है। उस शख्स का नाम तारिक फवाद मलिक है। ये शख्स पाकिस्तान में ब्रॉडशीट का नुमाइंदा था, वो ब्रॉडशीट जिसने अपने क़याम के 1 महीने बाद पाकिस्तान से असासों की रिकवरी का मुआहदा किया। आज रोज़नामा द न्यूज़ में सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह की शाया होने वाली खबर के मुताबिक तारिक फवाद मलिक लाहौर का एक टेक्सटाइल ताजिर था और एयरफोर्स का साबिक पायलट था जिसे फ्रॉड के चार्जेस पर अपने ओहदे से बरतरफ किया गया था। और इस शख्स ने जनरल मुशर्रफ की तरफ से इख्तिदार पर कब्जा करने के बाद नैब के पहले चेयरमैन जनरल अमजद को एतमाद में लिया कि ब्रॉडशीट बैरून मुल्क असासों को रिकवर कर सकती है। खबर के मुताबिक तारिक फवाद मलिक ने नैब हुक्काम और जनरल अमजद से राब्ता अपने सुसर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नईम के जरिए किया। तारिक फवाद मलिक ने नैब चेयरमैन जनरल अमजद को कायल किया कि वो जेरी जेम्स और डॉक्टर पेपर नामी शख्स की एसिड रिकवरी फर्म ट्रोवो LLC की खिदमत हासिल करें। अब अप्रैल 2000 में जनरल अमजद ने अमेरिका में
ट्रोवो के दफ्तर का दौरा किया और वो जेरी जेम्स और डॉक्टर पेपर से मिले, जहां जनरल अमजद को यकीन दिलाया गया कि इन लोगों के पास वो वसाइल मौजूद हैं कि जिनसे नैब को वो असासे रिकवर करके दे सकते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि 1 महीने बाद ही जेरी जेम्स एक और कंपनी बनाते हैं जिसका नाम ब्रॉडशीट होता है और उसमें पनामा की 2 कंपनियों की 100 पाउंड की होल्डिंग्स होती हैं। ब्रॉडशीट का मालिक और बेनिफिशियल ओनर भी कोई और नहीं बल्कि जेरी जेम्स होते हैं, जिसने जनरल अमजद को मुआहदे के लिए आमादा किया होता है। और ब्रॉडशीट के क़याम के 1 माह बाद जब ब्रॉडशीट पाकिस्तान से असासों की रिकवरी के लिए मुआहदा कर लेती है तो पाकिस्तान में नैब के दफ्तर में ब्रॉडशीट को बगैर किराए के दफ्तर भी दिया जाता है, जिसमें तारिक फवाद मलिक अपने असिस्टेंट के जरिए काम करता है। और जब नैब ब्रॉडशीट से मुआहदा ख़त्म कर देता है तो वही तारिक मलिक नैब को 2004 से लेकर 2007 तक $2 मिलियन की सेटलमेंट के लिए कहता है और सेटलमेंट ना करने के नतीजे में ये पैगाम भी देता है कि बसूरत दीगर ब्रॉडशीट जुर्माने के लिए केस दायर कर देगी। मगर मामला यहाँ भी नहीं रुकता है। ब्रॉडशीट के अदालती फैसले के बाद जब ब्रॉडशीट से नैब ने मुआहदा ख़त्म किया तो ब्रॉडशीट के वकील ने इससे अपनी फ़ीस मांगी जो $29,000 थी। बाद में वकील अदालत गए और अदालत ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया, मगर अप्रैल 2004 तक उनकी फ़ीस की अदायगी ना हो सकी और ये वकील हाईकोर्ट चले गए, जिसने ब्रॉडशीट के खिलाफ वाइंडिंग अप का फ़ैसला जारी किया। और अप्रैल 2007 में एक और फैसला दिया गया कि ब्रॉडशीट को तहलील कर दिया जाए। मगर मामला यहाँ भी नहीं रुकता। इस पूरे मामले के दौरान ब्रॉडशीट के सरबरा ने एक और ब्रॉडशीट नामी कंपनी तश्कील दे दी और नैब से एक सेटलमेंट अग्रीमेंट कर लिया और नैब ने ब्रॉडशीट को सेटलमेंट अग्रीमेंट के तहत $15 लाख अदा भी कर दिए। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि नैब का ब्रॉडशीट से मसला फिर भी हल नहीं हो सका, क्योंकि नैब ने मिस्टर जेम्स की जिस ब्रॉडशीट को रकम अदा की वो उस ब्रॉडशीट से अलग थी जिसने पाकिस्तान से मुआहदा किया था, क्योंकि जिस ब्रॉडशीट से पाकिस्तान ने मुआहदा किया था वो लिक्विडेशन में थी और लिक्विडेशन में के दौरान भी जो लिक्विडेटर्स थे उनके इल्म में लाए बगैर किसी को रकम अदा ही नहीं हो सकती थी। और ख़ुद लंदन की अदालत के फैसले के मुताबिक मिस्टर जेम्स के पास इस रकम की वसूली का हक ही मौजूद नहीं था। और फिर एंट्री होती है कावे मूसवी की और वो असल ब्रॉडशीट को फंड करते हैं और नैब के खिलाफ केस दायर करने के लिए अपनी सर्विसेज फराहम करते हैं। नैब के खिलाफ जुर्माने की रकम का केस 2009 में शुरू हो जाता है और अदालत 2016 में नैब पर जुर्माना आयद कर देती है। लेकिन बात यहाँ तक भी महदूद नहीं है, क्योंकि 2008 में जब मिस्टर जेम्स की नई ब्रॉडशीट को रकम अदा होती है तो उस एग्रीमेंट में गवाह के तौर पर एक शख्स के दस्तखत होते हैं जिसका नाम था तारिक फवाद मलिक। वही तारिक फवाद मलिक जिसने ब्रॉडशीट के साथ पाकिस्तान का मुआहदा करवाने में अहम किरदार अदा किया था। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि नैब जब तारिक फवाद मलिक के जरिए गलत ब्रॉडशीट को $15 लाख अदा कर रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान में नैब उसी तारिक फवाद मलिक के खिलाफ फ्रॉड की तहकीकात भी कर रहा था। ये हैरानकुन तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। नैब ने 2006 में एक फ्रॉड की इंक्वायरी का आगाज़ किया और 2007 में नैब ने इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया। ये तहकीकात किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि इसी तारिक फवाद मलिक के खिलाफ थी, जिसकी मौजूदगी और गवाही में 2008 में नैब ने गलत ब्रॉडशीट को $15 लाख अदा कर दिए। नैब तहकीकात के मुताबिक तारिक मलिक और उनकी अहलिया ने प्लॉट अलॉटमेंट के नाम पर अवाम से 11,10,35,700 रुपये वसूल किए, मगर मुल्जिमान ने ना तो प्लॉट्स दिए और ना ही मुतासरीन को पैसे वापस किए। और 2007 में नैब इन्वेस्टिगेशन के दौरान बैंक से मुतासरीन के सारे पैसे निकलवा कर बैरून मुल्क फरार हो गए, जिसके बाद 2007 में पेशावर की एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान की जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया और नैब ने तहकीकात के बाद 2009 में पेशावर की एहतसाब अदालत में रेफरेंस भी दायर कर दिया। मुल्जिमान अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने तारिक फवाद मलिक समेत दीगर मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया और उनके दायमी वारंट जारी कर दिए। यानी 2006 में नैब ने तारिक फवाद मलिक के खिलाफ फ्रॉड की इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया था। 2007 में पेशावर की एहतसाब अदालत ने उनकी जायदादें जब्त करने का हुक्म दे दिया था, मगर 2008 में इसी तारिक फवाद मलिक के जरिए नैब ने गलत ब्रॉडशीट कंपनी को $15 लाख अदा कर दिए थे और फिर अब असल ब्रॉडशीट को $2,90 लाख अलग अदा करने पड़े हैं। ये सारी तफसीलात थी और अब हुकूमत ने फैसला करना है कि ब्रॉडशीट के मामले में किसने फ्रॉड किया, किसकी मर्जी से किया। और अगर ब्रॉडशीट की तहकीकात में शफाफ तहकीकात होती हैं तो माजी की हुकूमतों से लेकर मौजूदा हुकूमत तक कई लोगों पर कई सवालात उठ सकते हैं। सन 2000 में जनरल मुशर्रफ के दौर में नैब चेयरमैन जनरल अमजद ने जनरल नईम के दामाद के जरिए ब्रॉडशीट से मुआहदा कराया। जनरल मुशर्रफ ने उस वक्त के चेयरमैन नैब जनरल मुनीर हफीज से 2003 में यह मुआहदा ख़त्म कराया और फिर जनरल नईम के दामाद ने 2008 में
गलत ब्रॉडशीट को $15 लाख दिलवा दिए और 2020 में कावे मूसवी ने जनरल मलिक नामी शख्स पर रिश्वत मांगने का इल्ज़ाम लगा दिया और फिर जफर अली क्यूसी ने कावे मूसवी पर रिश्वत की ऑफर का इल्ज़ाम लगा दिया और वजीर आजम ने जफर अली क्यूसी के हवाले से बता दिया कि वो अपना कमीशन चाहते थे। तो पाकिस्तान में लूटी हुई दौलत कौन वापस लाना चाहता था अगर सब अपना अपना हिस्सा चाहते थे? ये सवाल अहम है। मुर्जा अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्जा, बहुत शुक्रिया। मुर्जा, आप जो 2019 में जो आपने हकाइक बताए थे वो एक एक करके सारे सही साबित हो रहे हैं। अब ये नया मामला हो गया, हर कोई दूसरे से पैसे मांग रहा था। ये पैसे कौन वापस लाना चाहता था पाकिस्तान के? हमारे पास जो एविडेंस अवेलेबल है, जो लीगल डॉक्यूमेंट हमें मिला है, ये 3 लोगों ने तैयार किया है। जफर अली क्यूसी है, सोलिसिटर शाहिद इकबाल है और डॉक्टर पाक्स हैं जो ऑक्सफोर्ड के। ये वही लोग हैं जिनका जो ओरिजिनल जो मई 2019 में हमने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था जिसमें हमने कहा था कि कुछ लोग लंदन से गए और वो वज़ीर आज़म इमरान खान से मिले और वहां पर ब्रॉडशीट के हवाले से बात हुई, एक नए कॉन्ट्रैक्ट, एक नई डील की बात हुई कि एसेट्स रिकवरी हो। और उसके बाद आपको याद है पिछले चंद दिनों में फिर एक नए सिरे से ये तनाज़ा उठ खड़ा हुआ और जो डॉक्यूमेंट अब हमारे पास हमें जो लीगल डॉक्यूमेंट मिला हमारे सोर्सेज के जरिए, इसमें वही 3 अफराद जफर अली क्यूसी, डॉक्टर पाक्स और शाहिद इकबाल काउंटर एलिगेशंस लगा रहे हैं। और ये जफर अली क्यूसी का उनके जो टीम है उनका दावा है कि कवे मूसवी ने उन्हें कहा कि अगर वो वज़ीर आज़म इमरान खान से जो तकरीबन $29 मिलियन जो उनको मिलने थे वो अगर अप्रूव करवा दें और जल्दी उनको दिलवा दें तो वो इसके ऊपर उनको तकरीबन $2 मिलियन का कट देंगे, यानी वो उसको कमीशन उनको ऑफर कर रहे थे। उसके साथ साथ जो दीगर टेक्स्ट मैसेजेस हैं वो दावा है इस टीम का कि ये कवे मूसवी ने उनको भेजे और जिसमें कहा कि आप इस वक्त इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से अगर ये डील थ्रू करवा देते हैं तो उसमें आपको इतने पैसे काट मिल जाने हैं कि उसके बाद आप रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार सकते हैं। ये वो मैसेजेस हैं जो हमने फोरेंसिकली चेक किए, मैसेजेस ऑथेंटिक है। ये कवे मूसवी ने जफर अली क्यूसी को किए। जफर अली क्यूसी ने जो मैसेजेस किए थे कवे मूसवी को हम वो इससे पहले ही दिखा चुके हैं और वो मैसेजेस आपको आपके पास भी वो अवेलेबल है। सो ये सारी कहानी होती रही कि ये सारी बात है डील्स की, कमीशंस की, कट्स की, नए कॉन्ट्रैक्ट की और हो ये रहा था कि ये सारी मीटिंग्स पाकिस्तान में हुई। शहजाद अकबर, असद उमर, अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर के साथ ये मीटिंग हुई। लेकिन शाहजेब जो अभी जो लेटेस्ट जो डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं, जो एविडेंस हमारे पास मौजूद है, उसमें खास तौर पर जो डॉक्टर पाक्स हैं उनका ये कहना है कि उनकी इंटेंशन जाहिर की है कि वो कवे मूसवी को, उनका कहना है कि उन्होंने जो 2019 में जो एलिगेशन उस डॉक्यूमेंट में लगाए हैं उसके बाद उनका ये कहना है कि वो इरादा रखते हैं कि वो कवे मूसवी को सू करेंगे। बहुत शुक्रिया मुर्जा अली शाह की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करें। 20 साल बाद नैब ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासाजात की इंक्वायरी बंद कर दी है और लाहौर हाई कोर्ट को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चौधरी बिरादरान की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। फरवरी 2019 में चेयरमैन नैब ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ 20 साल पुराने इल्जामात की दोबारा तहकीकात की मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद मई 2020 में चौधरी बिरादरान ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी और चेयरमैन नैब को इख्तियारात को चैलेंज कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख में एहतसाब के कानून को सियासी इंतकाम के लिए गलत इस्तेमाल किया गया। नैब के किरदार और तहकीकात के गलत अंदाज पर अदालतें भी फैसले दे चुकी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा सियासी खानदान है, इसलिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है। इस मामले पर चौधरी बिरादरान अपनी इत्तेहादी तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत से भी नाराज हुए। फिर वफाकी वजीर और काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और नैब केसेस के हवाले से अपनी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सितंबर 2020 में नैब ने खुद ही चौधरी बिरादरान के खिलाफ बैंकों से कर्ज हासिल करने की इंक्वायरी बंद कर दी, मगर आमदनी से ज़ायद असासाजात और गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात जारी रही। नवंबर 2020 में एक बार फिर काफ लीग की वफाकी हुकूमत से नाराज़गी की खबरें सामने आई। इसके चंद हफ्ते बाद 25 नवंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान खुद लाहौर पहुंचे और काफ लीग की क़यादत से मुलाकात की। फिर 17 दिसंबर को चौधरी बिरादरान की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने अदालत को बताया कि नैब ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस बंद कर दिया है और सिर्फ आमदनी से ज़ायद असासाजात केस की तहकीकात जारी है। 17 दिसंबर की समाअत में अदालत ने डीजी नैब लाहौर को हुक्म दिया कि 4 हफ्तों में आमदनी से ज़ायद असासाजात केस की तहकीकात मुकम्मल करें और आज नैब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट को बताया गया है कि चौधरी बिरादरान के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासाजात केस भी बंद कर दिया गया है। अब से चंद रोज़ पहले यानी जुमे के दिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही से टेलीफोन पर रब्ता किया था और सेनेट इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेने से मुतालिक मुशावरत की थी। चौधरी बिरादरान यानी चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ नैब इल्ज़ामात 20 साल पुराने हैं और अब नैब ने एक एक करके तमाम तहकीकात बंद कर दी। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।